हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? घर पे अच्छी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जल्द ही लॉकडाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर आकर आपको पढ़ाई करनी ही है, क्लियर। और जो बच्चा कम्प्लीटली ऑनलाइन है वो इसी सीक्वेंस को बनाते हुए डेली अपना टाइम ज़रूर फिक्स रखें। आप ये नहीं है कि कभी 4 बजे क्लास देख रहे हैं शाम को, कभी 8 बजे देख रहे हैं रात को ना। सुबह 8 से 1 बजे तक क्लास देखनी है। ये फिक्स टाइम आपका, फिक्स ड्यूरेशन जो है वो रहना चाहिए। मतलब उसी प्रकार ही पढ़ाई करनी है जैसे ऑफलाइन आकर नहीं पढ़ते हो क्या। अरे क्लास आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ी चेंज होती हैं। कभी बोले इच्छा हो गई 10 बजे लगा दो सर्दियों में, कभी इच्छा हो गई गर्मियों में 6 बजे लगा दो, ऐसे नहीं होता है, समझ गए। तो एक शेड्यूल बनाना है। शाम को लाइव होता ही है, उस लाइव के दौरान जो है वो सारी बातें बताई जाती हैं, क्या शेड्यूल फॉलो करना है, किस प्रकार जो है वो स्टडी करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसको मेंटेन करते हुए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं, कल अपन ने वंशागति के सिद्धांत की बात कर ली थी साहब, ठीक है। आज अपन बात करेंगे लिंकेज की, सहलग्नता की। लेकिन सहलग्नता से को पढ़ने से पहले 2 बातें उससे पहले पढ़ेंगे। एक तो मॉर्गन ने डिस्कवर किया था इसको, तो मॉर्गन का जेनेटिक्स में क्या क्या योगदान है, अनुवंशिकी में और क्या क्या योगदान है, उन योगदानों की बात की जाएगी। और उससे पहले मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना, ड्रोसोफिला में ऐसी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण जो है मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का चयन किया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में चुना गया, क्लियर। तो आ जाएं। ड्रोसोफिला को प्रायोगिक पदार्थ के रूप में चुनना। ड्रोसोफिला का प्रायोगिक पदार्थ के रूप में चयन क्यों किया गया, बात करते हैं इन सारे रीजन की। नंबर 1, ये आसानी से उपलब्ध मक्खी कहलाती है। इसको फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। आसानी से उपलब्ध बोला है, इसका मतलब कहाँ मिल जाती है ये आसानी से, जो पके हुए फल होते हैं उन पके हुए फलों के ऊपर मंडराती हुई आसानी से अपने को उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रयोगशाला का सरल कृत्रिम जो माध्यम होता है जिसमें ईस्ट उपस्थित होती है, उस ईस्ट वाले मीडिया में, उस ईस्ट वाले माध्यम में भी इसको आसानी से पाला जा सकता है। कहने का मतलब किसी बोतल में अगर ईस्ट वाला कल्चर मीडिया पाया जा रहा है तो उसके ऊपर जो है इसका पालन किया जा सकता है। एक बोतल के अंदर भी इसको पाला जा सकता है, तो किसी विशेष देख रेख की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब पके हुए फलों के ऊपर क्यों मंडराती है, खाने के लिए क्या, खाने के लिए नहीं मंडराती है। उन पके हुए फलों के ऊपर ईस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ईस्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। उन ईस्ट सेल को खाने के लिए ये पके हुए फलों के ऊपर मंडराती हुई नजर आ जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट बात करें कि क्यों चुना गया। इसका जीवन काल जो है वो बहुत ही छोटा होता है और 2 सप्ताह के भीतर ही अगली संतति को उत्पन्न करवाया जा सकता है। कहने का मतलब है जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जो प्रायोगिक पदार्थ होगा उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि 2 सप्ताह में अगली पीढ़ी अपन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन काल अल्प होता है और एकल मैथुन के द्वारा, एक सिंगल मैथुन के द्वारा जो है वो हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी, सैकड़ों संततियां जो हैं वो उत्पन्न करवाई जा सकती हैं, ठीक है जी। अगले बिंदु की बात करें तो इसमें आकार की विभिन्नता जो है वो भी आसानी से देखी जा सकती है। लैंगिक पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। किस प्रकार, मादा का शरीर का आकार बड़ा होता है किससे, नर की अपेक्षा। और इसी में दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मादा के पश्च भाग पर क्या पाया जाता है, ओविपोजिटर पाया जाता है। ओविपोजिटर वो उपकरण होता है जो एग ले करने में, अंडा देने में मदद करता है, ठीक है। तो ओविपोजिटर की प्रेजेंस कहाँ देखी जाती है, फीमेल में, मेल में ओविपोजिटर नहीं पाया जाता है। अगली बात करें, गुणसूत्र की संख्या जो है वो कम होती है। 2n बराबर डिप्लॉइड संख्या कितनी होती है भाई, यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में 8 पाए जाते हैं, हाँ है ना। और हैप्लॉइड सेट कितना हो जाता है, 4 हो जाता है।
तो टोटल क्रोमोजोम इनके जो हैं वो कितने हो गए, 8 क्रोमोजोम की प्रेजेंस देखी जाती है, या इसको 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आप कह सकते हो, क्लियर। और कम क्रोमोजोम पाया जाना ये इनकी सफलता का क्यों कारण बनता है मॉर्गन की, वो इसलिए क्योंकि ज्यादा क्रोमोजोम होंगे, ज्यादा जीन पाई जाएंगी, ज्यादा लक्षणों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे मटर के पौधे में अपन ने कहा था कि अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, वैसे ही अनेक विपर्यासी लक्षण ड्रोसोफिला में भी उपस्थित होते हैं, और ड्रोसोफिला में पाए जाने वाले जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, विपर्यासी जो लक्षण होते हैं, विशेषक होते हैं, उन विपर्यासी विशेषकों को कम पावर वाले माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखा जा सकता है। हाई पावर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में चुना गया। तो आ जाए बात करते हैं किसने चुना है, प्रयोग किसने किए हैं भाई फल मक्खी के ऊपर, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन किसके ऊपर किया, पूरा नाम क्या है, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, क्या कहा जाता है इसको, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। चुनने के कारण क्या हैं, तो रीजन फॉर फ्रूट फ्लाई सिलेक्शन, फल मक्खी के चयन का कारण, नंबर 1 पहला पॉइंट हो जाएगा आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कहाँ उपलब्ध हो जाती है, पके हुए फलों के ऊपर मंडराती हुई, पके हुए फलों के ऊपर मंडराती हुई देखी जाती है। क्यों मंडराती है पके हुए फलों पर, इष्ट कोशिका को खाने हेतु, इष्ट कोशिका खाने हेतु, ठीक है जी। नंबर 2, इष्ट संवर्धन माध्यम, माध्यम जो कांच की बोतल में उपस्थित होता है, उसमें भी इसका पालन किया जा सकता है। उसमें भी आसानी से पाला जा सकता है, ठीक है। 2 बिंदु
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जीवन काल छोटा होता है, जीवन चक्र छोटा होता है। दो सप्ताह में नई संतति उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, एक बार मैथुन किए जाने पर सैकड़ों संख्या में संतति उत्पन्न होती हैं। एकल मैथुन द्वारा सैकड़ों संततियां की जा सकती हैं। ठीक है, लैंगिक विभेदन भी पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है फल मक्खी में। लैंगिक विभेदन उपस्थित किस रूप में पाया जाता है? लैंगिक विभेदन मादा नर से बड़ी होती है, मादा नर से बड़ी होती है, और दूसरी बात, मादा के पश्च भाग पर मादा शरीर के पश्च की ओर, पश्च भाग की ओर क्या प्रेजेंट होता है? ओविपोजिटर उपस्थित होता है। ठीक है, अंडोत्सर्जन हेतु उपकरण ये कहलाता है। अंडे को मुक्त करने हेतु करना, ओवरी से अंडोत्सर्जन हो जाएगा। ये तो कहाँ से है? शरीर से मुक्त करने वाला कहलाता है। अंडे को मुक्त करने वाला उपकरण। ठीक है, तो ये 5 रीजन इसके बताएं। इसके अलावा और देखें, नंबर 6 की बात करें, इसकी जो लार ग्रंथि है, उस लार ग्रंथि में पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है, और इस पॉलीटीन क्रोमोसोम के अध्ययन के द्वारा कोई भी गुणसूत्रीय अगर कमी पाई जा रही है या बीमारी पाई जा रही है, कोई डिजीज पाई जा रही है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उसका पता आसानी से किया जा सकता है। तो क्या बोलेंगे? इसकी लार ग्रंथि में पॉलीटीन क्रोमोसोम उपस्थित होता है।
कोलेटिन गुणसूत्र पाया जाता है। और ये किसके लिए ज़रूरी है? इसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो होती हैं, गुणसूत्रीय जो असामान्यताएं होती हैं, उनका पता किया जा सकता है। ठीक है, ये जो फल मक्खी है इसके ऊपर ईथर का छिड़काव करके इसको टेम्परेरीली अल्प समय के लिए निष्क्रिय भी किया जा सकता है। और ईथर के छिड़काव से निष्क्रिय अगर इसको किया जा सकता है, इसका मतलब इसको आसानी से फिर अपन एग्जामिन भी कर सकते हैं। एग्जामिन करने का मतलब हो गया इसके लक्षणों को देखा जा सकता है। क्लियर? अगर इनएक्टिवेट नहीं करेंगे, निष्क्रिय नहीं करेंगे, तो फिर जिस प्रैक्टिकल टेबल पर अपन इसको स्टडी करना चाह रहे हैं वहाँ ये बैठ ही नहीं पाएगी, वहाँ से उड़ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेरीली क्या किया जा सकता है, इसको इनएक्टिवेटेड भी किया जा सकता है। तो अगले पॉइंट की बात करें, नंबर 7 आ जाएगा। ईथर के उपयोग द्वारा कुछ समय के लिए इसे निष्क्रिय किया जा सकता है। ठीक है, अनेक विपर्यासी लक्षण उपस्थित होने के कारण कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बहुत सारे पाए जाते हैं। तो अनेक विपर्यासी विशेषकों की उपस्थिति के कारण जो है इसको चुना गया और उन विशेषकों को एक कम पावर वाले जो माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट आ जाएगा, अनेक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कह दो या विपर्यासी विशेषक कह दो, अनेक विपर्यासी विशेषकों की उपस्थिति देखी जाती है जिसे कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में चुना गया था। किसके द्वारा? थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन का आनुवंशिकी में क्या क्या योगदान है, उस योगदान की बात करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करें आप। हाँ बच्चों, अगली बात करते हैं आनुवंशिकी में मॉर्गन का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन क्या है जेनेटिक्स में मॉर्गन का। तो थॉमस हंट मॉर्गन, लाइफ स्पान की बात करें, बर्थ 1866 में हुआ था, डेथ इनकी 1945 में हुई थी। ठीक है, ये इनकी डेट याद रखनी है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक्स के जितने भी नियम निकले थे जो मेंडलवाद के दौरान अपन ने देखे थे, उन सभी नियमों को इन्होंने प्रायोगिक रूप से जो है वो सिद्ध किया था, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया था। और एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के ऊपर, फल मक्खी के ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग दर्शाए थे। इसलिए एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मॉर्गन।
फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स इसका मतलब ये नहीं है ये उड़ते थे ना, इन्होंने जो फल मक्खी है, जो फ्लाई है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दर्शाया था, इसलिए क्या कहा जाता है इनको, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के अनुवंशिकविद हैं, ये अमेरिकन जेनेटिस्ट हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था और इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। कब? 1933 में, जब इन्होंने सहलग्नता की खोज वैसे तो 1910 में ही कर ली थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा इनको सिद्ध कर दिया। कब? 1933 में इनको नोबेल के द्वारा सम्मानित किया गया। अब कंट्रीब्यूशन क्या क्या है एक एक करके देखें। इन्होंने लैंगिक प्रजनन द्वारा विभिन्नताओं के आधार को समझाया कि बेसिस ऑफ वेरिएशन, वैसे तो अपने चैप्टर की जब शुरुआत की थी उस दौरान अपने देखा भी था कि विभिन्नताओं का जो आधार है ये अपने को ही नहीं, अपने जो पुराने पूर्वज हैं, जो शुरुआत के खेतीहर किसान हैं, ठीक है, 8000 से 1000 BC वाले, उनको भी ये पता था कि विभिन्नताओं का आधार कहाँ छुपा हुआ है, लैंगिक प्रजनन में छुपा हुआ है, लेकिन उस विभिन्नताओं के आधार का वैज्ञानिक ज्ञान उनको नहीं था। अब ये वैज्ञानिक ज्ञान की बात यहाँ आ जाती है, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझा दिया। इन्होंने लैंगिक प्रजनन द्वारा विभिन्नताओं के आधार को समझाया। अगली बात, इन्होंने 1910 में सहलग्नता की खोज की, और 1910 में सहलग्नता की खोज किसके ऊपर हुई, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। लेकिन यहाँ एक और चीज आपको याद रखनी है, अभी आगे चलकर सहलग्नता पढ़ाएंगे, उस दौरान एक बात और याद रखनी है कि सर्वप्रथम सहलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई है, बेटसन और पुन्नेट के द्वारा 1906 में की गई थी। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, लेथायरस ओडोरेटस, और ये लेथायरस ओडोरेटस मटर के पौधे की ही एक किस्म है, ठीक है जी, आगे चलकर बताएंगे, बौखलाने की आवश्यकता नहीं है अभी। इन्होंने 1910 में सहलग्नता की खोज की तथा सहलग्न व असहलग्न जीनों के विषय में भी बताया। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन बात करेंगे, अभी आगे चलकर अभी बात करेंगे कि लिंक्ड जीन कौन सी होती हैं और अनलिंक्ड जीन कौन सी होती हैं। एक ही गुणसूत्र पर पाई जाती हैं तो लिंक्ड जीन कहलाती हैं, और अलग अलग गुणसूत्र पर अगर उपस्थित होती हैं तो इनको क्या कहा जाता है, असहलग्न जीनों के नाम से जाना जाता है। मॉर्गन तथा कैसले, ये दो वैज्ञानिक हैं, मॉर्गन की तो बात चल ही रही है, इसके साथ में कैसले, और इन्होंने क्या दिया था, सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया था। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी गई है लिंकेज की, इस क्रोमोसोमल थ्योरी के अनुसार क्या बताया इन्होंने कि सहलग्नता की जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथ ऑफ जो लिंकेज होती है, वो बढ़ती है कब, जब जीनों के मध्य दूरी क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब है ये गुणसूत्र है, इस पर एक जीन ये पाई जा रही है, एक ये पाई जा रही है, एक ये पाई जा रही है, ए, बी और सी, ये 3 जीन पाई जा रही हैं, ठीक है जी। ए और जी बी के बीच में दूरी क्या है, कम है, दूरी कम है, तो इनकी समता भी लिंकेज सहलग्नता एक्चुअल में होता क्या है, वो टेंडेंसी, वो क्षमता जिसके द्वारा 2 जीन एक दूसरे के साथ ही जुड़ी रहती है और अगली पीढ़ी में एक दूसरे के साथ ही चली जाती है, क्या कहलाती है, सहलग्नता कहलाती है। तो क्रॉसिंग ओवर कब नहीं होगा, अगर दूरी ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा, दूरी अगर कम है तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यहाँ पर कम देखा जाता है। तो दूरी कम, सहलग्नता ज्यादा, ए और सी के बीच में दूरी ज्यादा, सहलग्नता क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ये किसके द्वारा बताया गया है, सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। आगे चलकर इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एक चीज लिख लेना, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्स होता है किसके, डिस्टेंस के, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, ठीक है जी। अगली बात, इन्होंने कियाज्मा परिकल्पना को भी प्रस्तुत किया। अभी तक तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई नहीं थी, सूक्ष्मदर्शी को नहीं खोजा गया था, तो गुणसूत्रीय जो गतियां हो रही हैं उनको भी नहीं देखा गया। अब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो उसके दौरान जब सेल डिवीजन चलता है, कोशिका विभाजन चलता है, तो अपने को पता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, उसके बाद वो अलग अलग होना चालू होते हैं, लेकिन एक बिंदु पर वो जुड़े रह जाते हैं। वो जुड़ा हुआ बिंदु इनका क्या कहलाता है, कियाज्मा कहलाता है। तो कियाज्मा जो परिकल्पना इन्होंने दी थी, उस परिकल्पना के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्रॉसिंग ओवर किसके कारण होता है, इस कियाज्मा के कारण ही होता है, ठीक है जी। तो कियाज्मा परिकल्पना को प्रस्तुत किया और क्या बताया, क्रॉसिंग ओवर का आधार
आधार कियाज्मा होता है, कियाज्मा होता है। ठीक है, कियाज्मा वो बिंदु है जहां पर क्रॉसिंग ओवर के बाद गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, उसके बाद इनका पृथक्करण देखा जाता है। तो कियाज्मा वो बिंदु है जहां पर क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, अगली बात, मॉर्गन तथा स्टुर्टीवेंट। ये स्टुर्टीवेंट जो है ये इनके स्टूडेंट हैं, इनके विद्यार्थी हैं मॉर्गन के ही। ठीक है, एक्चुअल में स्टुर्टीवेंट ने खोजा था किसको, लिंकेज मैप को, सहलग्नता मानचित्र को, लेकिन इसके स्टूडेंट होने के कारण इनकी देखरेख में ये सारी खोज हुई थी, तो दोनों के कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है। लेकिन ये लास्ट ईयर नीट में सवाल भी पूछा गया था, सहलग्नता मानचित्र जो लिंकेज मैप है उसकी डिस्कवरी किसने हुई थी, मॉर्गन भी आ जाए, स्टुर्टीवेंट भी आ जाए, तो आंसर क्या जाएगा, स्टुर्टीवेंट जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में खोजा किसने था, स्टुर्टीवेंट ने। सहलग्नता मानचित्र लिंकेज मैप, लिंकेज मैप की डिस्कवरी स्टुर्टीवेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन किसके परामर्श के तहत ऐसा हुआ था, मॉर्गन के परामर्श के तहत ऐसा हुआ था। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कहते हैं, दोनों में अलग अलग करके पूछ रहे तो स्टुर्टीवेंट आंसर चला जाएगा अपना। ठीक है जी, सहलग्नता मानचित्र के विषय में भी आगे पढ़ाएंगे आपको। लिंग सहलग्न वंशागति को समझाया, और जो लिंग सहलग्न वंशागति है, जो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड जो इनहेरिटेंस है, उसको इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन भी किया था। क्या कहा था कि किसी लक्षण हेतु जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है, लिंगी गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है। और ऐसा कहाँ समझाया था इन्होंने ड्रोसोफिला की एक जो जनसंख्या है, एक जो समष्टि है, वो कैसी है, लाल आंखों वाली ड्रोसोफिला की समष्टि है। उस लाल आंखों वाली ड्रोसोफिला की समष्टि में इन्होंने क्या देखा था, कुछ सफेद आंखों वाले नर ड्रोसोफिला को देखा था। ठीक है, समष्टि तो कैसी है, लाल आंखों वाली, कुछ नर ड्रोसोफिला कैसे हैं, सफेद आंखों वाले। आगे चलकर बताएंगे कि ये सफेद आंखें किसके कारण बनती हैं, लाल आंखें तो जंगली प्रकार कहलाती हैं, वाइल्ड टाइप कहलाती हैं, और कोई भी रिसेसिव फॉर्म अगर बनती है, सफेद आंखें जो बन गई वो रिसेसिव रूप कहलाता है, अप्रभावी रूप कहलाता है। वो अप्रभावी रूप उत्परिवर्तन के कारण बनता है, म्यूटेशन के कारण बनता है। ठीक है जी, और इन्होंने इसी जो खोज है, जो जनसंख्या में इन्होंने सफेद आंखों वाले नर ड्रोसोफिला को देखा था, इसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि आंखों का जो रंग है इसके लिए उत्तरदायी जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। इसका मतलब जो नर होता है वो अपना एक्स गुणसूत्र किसको देता है, याद करो, ये मादा हो गई और ये क्या हो गया, नर हो गया। ठीक है, ये मैं जैसे आई कलर के लिए कोई जीन कह दी, ऐसे ही आई कलर के लिए जीन यहाँ पाई जा रही है। तो इनकी जब संततियां बनेंगी तो यहाँ से एक्स आई और यहाँ से एक्स आई, इसका मतलब नर ने अपना एक्स किसको दिया है, बेटी को दिया है। तो ये डॉटर कैसी बन जाती हैं, वाइट आई कलर की बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही आया। अगर यहाँ से एक्स आता तो ये रिसेसिव होने के कारण ये नहीं बनती। आगे चलकर ये पूरी चीज समझाएंगे आपको। यहाँ तो इतना ही याद रखो, नर ने अपना एक्स गुणसूत्र किसको दिया है, बेटी को दिया है। तो ये तो क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है जी, जो बेटा है, बेटा मतलब यहाँ से तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एक्स गुणसूत्र कहाँ से आएगा, मदर से आता है, फीमेल से आता है। तो फीमेल से वंशागति कहाँ हो रही है, बेटे में हो रही है, ये क्या कहलाती है, ये मेल कहलाएगा। इसका मतलब ऐसी वंशागति जो विपरीत लिंगों को जाती हो, नर से मादा में आ गया, मादा से नर में आ गया, इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को भी किसने खोजा था, मॉर्गन ने ही खोजा था। ठीक है, तो लिंग सहलग्न वंशागति को इन्होंने समझाया था, और किस प्रकार समझाया था वो चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। वैसे आगे चलकर डिटेल में देखेंगे, लेकिन 2 लाइन के रूप में यहाँ भी लिख दें। क्या बोलेंगे, लिंग सहलग्न वंशागति पॉपुलेशन ऑफ किसकी जनसंख्या है, रेड आई ड्रोसोफिला। ठीक है, इस समष्टि में क्या पाए जाते हैं, कुछ लाल सफेद आंखों वाले ड्रोसोफिला। इस जनसंख्या में कुछ श्वेत आंखों वाले
ड्रोसोफिला भी उपस्थित होते हैं। ठीक है जी। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि नर जो है, नर मतलब XY, यहाँ पर एक चीज लिख देना, आंखों के रंग हेतु जिन एक्स संलग्न होती है, आंखों के रंग हेतु जीन एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि मादा कहने का मतलब XX और यहाँ पर नर XY। ठीक है जी। जो ड्रोसोफिला है उसमें XX और XY टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मैंने कहा था कि ड्रोसोफिला को क्यों चुना गया था, वहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखनी है आपको, वहाँ पर लिखा नहीं था अपने बिंदु, आप नोट डाउन कर लेना। मैं बोलता हूँ कि इनमें दो भिन्न प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर की अगर बात करें तो XY प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, मादा की अगर बात करें तो XX प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। जैसा मानव में होता है वैसा ही किसमें पाया जाता है, ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है। लिंग निर्धारण के दौरान आगे चलकर पढ़ाएंगे इस बात को आपको। ठीक है जी। तो इसमें जो Y गुणसूत्र होता है वो हुक आकार का होता है। हुक आकार का मतलब समवॉट दिस टाइप, कुछ मुड़ा हुआ वो होता है। ठीक है जी। हुक आकार का Y गुणसूत्र पाया जाता है। X गुणसूत्र की अपेक्षा क्या होता है, ये छोटा गुणसूत्र होता है। तो इन गुणसूत्रों को भी आसानी से पहचान की जा सकती है। ठीक है जी। तो इस वंशागति में अपन ने क्या देख लिया, जैसे आई कलर C पाया जा रहा है, जैसे आई कलर C पाया जा रहा है यहाँ भी। ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे, नर अपना ये X लिंक्ड जो जीन है आई कलर के लिए C, वो किसको देता है, मादा को देता है, डॉटर को देता है, बेटी को देता है। ठीक है जी। और जो बेटा है, जो नर बनेगा इनका, वो नर X गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त करता है, मादा से प्राप्त करता है। इस प्रकार की जो वंशागति होती है, इस प्रकार की वंशागति को क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। ठीक है जी। तो क्रिस क्रॉस वंशागति, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की डिस्कवरी भी किसने की है, मॉर्गन ने की है। और क्या बताया है इन्होंने, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया है, लिंग संलग्न वंशागति को समझाया है। अगला बिंदु, इन्होंने वंशागति का जीन सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इस जीन सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, कोई विशिष्ट जीन जो होती है वो किसी विशिष्ट गुणसूत्र पर ही पाई जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर पॉइंट लगाकर आप खुद ही लिख देना, विशिष्ट जीन जो है किसी विशिष्ट गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। क्लियर भैया। तो ये आनुवंशिकी में मॉर्गन के योगदान की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं किसकी, सहलग्नता की, लिंकेज की। इसको वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर लें। किया, मिटाएं। तो बात करेंगे बच्चों किसकी, सहलग्नता की, लिंकेज की। लिंकेज क्या है, सहलग्नता क्या है, जीनों की वह क्षमता जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ साथ ही उपस्थित रहती हैं और अगली पीढ़ी में एक दूसरे के साथ साथ ही वंशागत भी होती हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और ये कभी भी पृथक्करण नहीं दर्शाती हैं, अलग अलग नहीं जाती हैं। क्या कहलाती हैं, लिंक्ड जीन कहलाती हैं। तो ये जीन दो प्रकार की हो गई, एक सहलग्न जीन कहला गई और दूसरी असहलग्न जीन कहला गई। सहलग्न जीन का मतलब हो गया एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन, और असहलग्न जीन का मतलब हो गया अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन, वो कहलाती हैं। ठीक है। जो सहलग्न जीन होती हैं, जो लिंक्ड जीन होती हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती। इसका मतलब दो जीन है, दो लक्षणों की जीन है और वो अलग अलग नहीं होंगी, तो स्वतंत्र अपव्यूहन
नहीं देखा जाएगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है किसमें, लिंक्ड जीन में। और लिंक्ड जीन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा तो सारे के सारे F2PD में जो संततियां बनेंगी वो सारी की सारी किसके समान होंगी, पैतृकों के समान ही होंगी। पुनर्संयोजन का निर्माण यहाँ नहीं होता है। और इसका मतलब एक और बात यहाँ समझ में आ गई कि सहलग्नता की स्थिति में दो लक्षणों की बात तो की जा रही है, लेकिन दोनों जीनें अलग अलग नहीं हुई, एक साथ ही जा रही हैं, मोनोहाइब्रिड के तरह ही वो जा रही हैं। तो सहलग्नता की स्थिति में डाई हाइब्रिड के जो अनुपात आते हैं वो डाई हाइब्रिड के अनुपात किसकी तरह आते हैं, मोनोहाइब्रिड के जैसे आते हैं। लेकिन अनलिंक्ड जीन के केस में डाई हाइब्रिड के अनुपात डाई हाइब्रिड के समान ही आते हैं, वो अंतर के रूप में देखेंगे अपन। आ जाए, हेडिंग लगाएं, सहलग्नता, लिंकेज। लिंकेज, सहलग्नता। किसको बोला है लिंकेज, टेंडेंसी ऑफ ए जीन टू इनहेरिट टुगेदर, जीनों की वह क्षमता जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ साथ ही वंशागत होती है, क्या कहलाती है, सहलग्नता कहलाती है। जीनों की वह क्षमता जिसके कारण ये साथ साथ वंशागत होती हैं, साथ साथ वंशागत होती हैं। ठीक है जी, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जाता, या कहूँ या क्या हो जाएगा, इनमें पृथक्करण नहीं होता। ठीक है, क्या कहलाती हैं, लिंक्ड जीन कहलाती हैं। तो ये जीनें दो प्रकार की हो गई, एक कहलाती है लिंक्ड जीन और दूसरी कहलाती है अनलिंक्ड जीन। सहलग्न व असहलग्न जीन, इसको तो बोलेंगे सहलग्न जीन और ये कहलाती है असहलग्न जीन। ठीक है बच्चों, लिंक्ड जीन कौन सी होगी, जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होती हैं, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित और यहाँ अगर बात करें तो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित ठीक है जी। यहाँ एक और चीज याद रख लेना, एक ही गुणसूत्र पर अगर पाई जाए लेकिन वो पास पास स्थित नहीं हो, वो दूरी पर स्थित हो, तो ये वाला केस भी क्या बन जाता है, ये वाला केस भी असहलग्न जीनों का बन जाता है। सहलग्न जीनों का मतलब होता है पास पास स्थित होती हैं, एक ही गुणसूत्र पर, इसके लिए लिख देना पास पास उपस्थित होती हैं। पास पास उपस्थित होती हैं। और एक ही गुणसूत्र पर पास पास पाई जा रही हैं तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो स्वतंत्र अपव्यूहन भी नहीं होगा, तो स्वतंत्र अपव्यूहन अनुपस्थित होता है।
स्वतंत्र अपव्यूहन अनुपस्थित। और यहाँ स्वतंत्र अपव्यूहन पाया जाएगा। स्वतंत्र अपव्यूहन उपस्थित। ठीक है जी। स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होगा, इसका मतलब पुनर्संयोजन का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पुनर्संयोजन अनुपस्थित। पुनर्संयोजन अनुपस्थित। और यहाँ पुनर्संयोजन उपस्थित होंगे। पुनर्संयोजन उपस्थित। यहाँ पर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है वो मोनो हाइब्रिड के समान आता है, क्योंकि दोनों एक साथ ही जा रही हैं, दो लक्षणों की जीन एक साथ ही वंशागत हो रही हैं, मोनो हाइब्रिड की तरह ही वो जाती हैं। तो क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड अनुपात मोनो हाइब्रिड के समान होते हैं। द्विसंकर अनुपात मोनो हाइब्रिड एक संकर कह दो समान आते हैं। कैसे बच्चों, जैसे उदाहरण के रूप में बात करूं, डाई हाइब्रिड रेशियो जीन तो दो हैं लेकिन एक साथ जा रही हैं, तो अनुपात डाई हाइब्रिड का मोनो हाइब्रिड के जैसा आ जाएगा। डाई हाइब्रिड रेशियो 9-3-3-1 नहीं आएगा, यहाँ पर डाई हाइब्रिड रेशियो सहलग्नता की स्थिति में, लिंकेज के केस में क्या आता है, 3:1 आता है। और बात कर लूँ मैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की, डाई हाइब्रिड द्विसंकर परीक्षण क्रॉस की टेस्ट क्रॉस रेशियो, तो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1:1 आता है, 4 बार 1 लिखा जाता है। मोनो हाइब्रिड में 2 बार 1 लिखा जाता है। मैंने क्या कहा था, डाई हाइब्रिड के रेशियो मोनो हाइब्रिड के जैसे आते हैं, तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस रेशियो डाई हाइब्रिड का मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा 1:1 आएगा। लेकिन यहाँ अगर बात कर लूँ मैं, तो डाई हाइब्रिड का रेशियो डाई हाइब्रिड के जैसा ही आएगा, क्या आ जाएगा, डाई हाइब्रिड रेशियो, हाँ बोलो बोलो भाई, 9:3:3:1, 9:3:3:1 अनुपात आता है। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात कर लूँ, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो वो क्या आता है यहाँ पर, 1:1:1:1:1। ठीक है जी। तो ये सहलग्नता की परिभाषा होगी, सहलग्न और असहलग्न जीनों की बातें भी होगी। यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट करके नोट लगा के लिख लेना। नोट, सबसे पहले सर्वप्रथम सहलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई है, बेटसन और पुन्नेट के द्वारा। सहलग्नता लिंकेज सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा है, बेटसन तथा पुन्नेट के द्वारा। और बेटसन और पुन्नेट ने किसमें खोजा है इसको, 1906 में खोजा है, एक तो ये याद रखना। और किसमें खोजा है, लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। किसकी किस्म है ये, किसकी नस्ल है, मटर की नस्ल है ये एक मटर ही है। ठीक है, मेंडल ने पाइसम सटाइवम पे प्रयोग किया था, इन्होंने लेथायरस ओडोरेटस पे देखा था और इसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया था।
प्रूव्ड बाई, लिंकेज को प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया है किसने? मॉर्गन ने। और किसके ऊपर प्रयोग करके? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर प्रयोग करके 1910 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग किया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग के द्वारा इन्होंने सहलग्नता को प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर दिया। ठीक है जी, तो ये सहलग्नता की बातें होगी। इसके बाद अपन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज पढ़ेंगे। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात की जाएगी। ठीक है जी, इसको ड्रॉ करें पहले। हाँ तो बच्चों, अब अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, सहलग्नता हेतु गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। किसने दिया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज? मॉर्गन एंड कैसले। अभी पहले ही बताया था आपको। प्रतिपादन खोज किसके द्वारा है? मॉर्गन एंड कैसले। इसको कैस्टले मत बोल देना, टी साइलेंट है, ये कैसले हो जाएगा। मॉर्गन एंड कैसले 1911 में प्रतिपादन किया गया है इस थ्योरी का। ठीक है जी, मॉर्गन एंड कैसले इस गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं कि जीन जो हैं वो रेखीय रूप से लीनियरली अरेंज्ड होती हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट देखा जाता है जीन का किसके ऊपर? गुणसूत्र के ऊपर। ये जो हैं ये एक साथ ही वंशागत होती हैं, अगली पीढ़ी में एक साथ ही जाती हैं। इसका मतलब इनमें एक क्षमता पाई जाती है कि हमेशा किसको बनाकर रखती हैं? ये पैतृक संयोजन को बनाकर रखती हैं, पुनर्संयोजन का निर्माण नहीं करवाती हैं। और अगली बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। लिंकेज की स्ट्रेंथ क्या होती है? तो लिंकेज ज़्यादा होता है जब जीनों के मध्य दूरी कम होती है। ठीक है जी, और क्रॉसिंग ओवर भी अगर कम होगा तो भी लिंकेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दूरी के अनुसार भी संबंध निकाला है इन्होंने, और क्रॉसिंग ओवर के आधार पर भी इसका संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी की बात करते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट आ जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। लिंक्ड जीन जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? एक ही गुणसूत्र पर सहलग्न जीनें एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होती हैं। ठीक है जी। नंबर 2, ये जो जीनें हैं सहलग्न जीनें, ये रेखीय रूप से व्यवस्थित होती हैं, लीनियरली अरेंज होती हैं गुणसूत्र के ऊपर। सहलग्न जीनें गुणसूत्र पर रेखीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। रेखीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। तीसरा बिंदु, इनमें समता उपस्थित होती है किसको बनाए रखने की? पैतृक संयोजन को बनाए रखने की। नंबर 3, पैतृक संयोजन को बनाए रखने की क्षमता उपस्थित होती है। क्षमता उपस्थित होती है।
ठीक है जी। और नंबर 4 आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज की सहलग्नता की प्रबलता। स्ट्रेंथ मतलब प्रबलता या मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। हाँ भाई, समानुपाती होती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के, दूरी के, और व्युत्क्रमानुपाती ही होती है किसके, क्रॉसिंग ओवर के। ठीक है जी, ये बात आपको मैंने समझाई भी थी। कोई जीन ए बी और सी पाई जा रही है, ए बी और सी पाई जा रही है, ठीक है जी। इन दोनों जीनों के मध्य दूरी कम है और ए और सी के मध्य दूरी क्या है, ज़्यादा। यहाँ अगर बात करूँ ए बी के बीच में, तो ए बी के बीच में बात करूँ तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पर कम है। दूरी अगर कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा यहाँ पर, ठीक है। और दूरी कम है तो सहलग्नता ज़्यादा होगी, एक दूसरे के साथ साथ वंशागत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो लिंकेज क्या हो जाएगा, लिंकेज यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। और दूरी अगर कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है, तो दूरी और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं और ये दोनों ही व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके, सहलग्नता के, लिंकेज के। ऐसे ही ए और सी की मैं बात कर लूँ तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सहलग्नता, लिंकेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो यहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है। ये क्या कहलाता है, सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहलाता है, ठीक है जी। अगली बात करते हैं लिंकेज ग्रुप की, सहलग्नता समूह है। लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप क्या मतलब है लिंकेज ग्रुप का, जैसे ये गुणसूत्र हो गया, ठीक है, इस पर जीनें पाई जा रही हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो किसी गुणसूत्र पर जितनी भी जीन उपस्थित हैं वो सभी जीनें मिलकर क्या बनाती हैं, एक सहलग्नता समूह का निर्माण करती हैं, वन लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है जी। सहलग्नता समूह की संख्या की मैं बात करूं तो ये जीनोम के बराबर होता है, और जीनोम क्या होता है, अगुणित संख्या होती है गुणसूत्रों की, याद करो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मानव में बात करें तो मानव में जीनोम कितना है, 23 है, तो सहलग्नता समूह भी कितने हो गए, 23। अब सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताइए सहलग्नता समूह कितने हैं, तो जितने जोड़ी होंगे उतने ही सहलग्नता समूह हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये दे देता मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्रों को पहले तो जोड़ियों में परिवर्तित करो, जितनी जोड़ी होंगी उतने ही क्या हो जाएंगे, सहलग्नता समूह हो जाएंगे, हाँ या ना। तो 46 को जोड़ियों में परिवर्तित किया, 23 जोड़ी हो गया, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 जीनोम बन गया, तो फिर यहाँ पर सहलग्नता समूह भी कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। अरे बोलो भाई, चलो आप बताओ, ड्रोसोफिला में सहलग्नता समूह है, ड्रोसोफिला में सहलग्नता समूह है, गुणसूत्र की संख्या 8 और जोड़ी कितने, 4 जोड़ी, जितनी जोड़ी उतने सहलग्नता समूह है, तो 4 सहलग्नता समूह पाए जाते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में। चलो बताओ मटर में कितने हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं, 7 जोड़ी, 7 जोड़ी का मतलब हो गया कितने सहलग्नता समूह है, 7 सहलग्नता समूह है, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है, सहलग्नता समूह कहलाता है। परिभाषा लिखें इसकी, एक गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीनें एक सहलग्न समूह का निर्माण करती हैं। ठीक है जी,
सहलग्नता समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर होती है किसकी, जीनोम संख्या की, जीनोम संख्या। और जीनोम संख्या क्या होती है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगुणित सेट कहलाते हैं गुणसूत्रों के। उदाहरण के रूप में मानव की बात करें, मानव, तो मानव में हैप्लॉइड सेट जीनोम की बात करूं, कितने हो गए भैया, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, आया ना। तो फिर लिंकेज ग्रुप, कितने हो गए, यहाँ भी 23 लिंकेज ग्रुप हो जाते हैं। नंबर 2 बात करें किसकी, ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला में कितने होते हैं जीनोम, 4, तो यहाँ लिंकेज ग्रुप भी 4 हो जाएंगे। बात करें किसकी, मटर की, तो मटर में कितने होते हैं, 7 जोड़ी, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 7 जोड़ी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी सहलग्नता समूह की। अब बात आती है सहलग्नता समूह का आकार या साइज इसकी क्या होगी। तो जितना लंबा गुणसूत्र होगा उतना बड़ा क्या हो जाएगा, सहलग्नता समूह है। तो साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ क्रोमोसोम की। तो नोट लगा के पॉइंट लिख लेना है यहाँ पर, सहलग्नता समूह का आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, गुणसूत्र आकार के, गुणसूत्र आकार के समानुपाती कहलाता है। ठीक है भैया, तो ये बात हो गई अपनी किसकी, लिंकेज ग्रुप की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी सहलग्न जीनों की व्यवस्था कैसी होती है गुणसूत्रों के ऊपर। पहले तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, या मिटा रहा हूं इस वाले पोर्शन को मैं। सहलग्न जीनों की व्यवस्था, दो प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, एक कहलाती है सिस और एक कहलाती है ट्रांस। क्या क्या होती है देखें, सहलग्न जीनों की व्यवस्था दो प्रकार की है, एक कहलाती है बच्चों सिस और एक कहलाती है ट्रांस। ठीक है, सिस का मतलब तो क्या है, ये कोई दो समजात गुणसूत्र हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऐसे ही होमोलॉगस क्रोमोसोम इधर भी बना दें ट्रांस पर भी। ठीक है जी, अगर दो जीने मतलब दो लक्षणों हेतु उत्तरदायी जीन, अगर दो जीनों की प्रभावी एलील एक गुणसूत्र पर हो और उनकी अप्रभावी एलील उसी गुणसूत्र के समजात पर हो, तो ये व्यवस्था तो क्या कहलाती है, सिस कहलाती है। और ट्रांस व्यवस्था का मतलब हो गया एक जीन की प्रभावी एलील और दूसरी जीन की अप्रभावी एलील एक गुणसूत्र पर पाई जाए, और दूसरा क्या हो जाएगा, पहले लक्षण हेतु अप्रभावी एलील और दूसरे लक्षण की प्रभावी एलील जो है वो इसके समजात गुणसूत्र पर उपस्थित हो, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, ट्रांस कहलाती है। यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल बी। ठीक है, तो एक व्यवस्था बन गई सिस और एक व्यवस्था बन जाती है ट्रांस। परिभाषा लिखें क्या क्या है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, दो लक्षणों
हेतु जीन प्रभावी एलील, जीन की प्रभावी एलील एक गुणसूत्र पर उपस्थित हों तथा इनका अप्रभावी रूप इसके समजात पर हो। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? सिस कहलाती है। इस व्यवस्था को कपलिंग अवस्था कहा जाता है। एक रिपल्सन होती है, प्रतिकर्षण होती है, और एक आकर्षण होती है, सिस कहलाती है। इसको क्या बोलेंगे? कपलिंग स्टेट। यह व्यवस्था क्या कहलाती है? कपलिंग अवस्था कहलाती है। ठीक है जी। इधर क्या बोल दोगे? एक लक्षण की प्रभावी एलील तथा दूसरे लक्षण की अप्रभावी एलील एक गुणसूत्र पर उपस्थित हों। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चों? ट्रांस व्यवस्था कहलाती है। और इसको क्या कहा जाता है? रिपल्सन स्टेट कहा जाता है। यह व्यवस्था प्रतिकर्षण कह दो या रिपल्सन कह दो, रिपल्सन अवस्था कहलाती है। ठीक है भैया। तो ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई, किसकी? जीनों की। तो आज का लेक्चर अपना यहीं खत्म होता है। कल अपन बात करेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज की, और ड्रोसोफिला में अलग अलग क्रॉस करवाएंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज को देखते हुए। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।